या हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। कहाँ के हैं आप? मैं इंडिया से। साउथ इंडिया के हैं, ठीक। तो क्या हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं, एथिस्ट हैं? सर टर्मिनोलॉजी मैं नहीं बता सकता हूँ, पर नहीं, क्यों नहीं कुछ बता ऐसे सकते? ही आई मीन व्हाट डू यू बिलीव इन? आपका बिलीफ क्या है? सर बेसिकली कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट हैं, ये तो एथिस्ट हैं या आप। ठीक है, ठीक है। सही है। तो जो लेनिन और माओ के मानने वाले हैं। मैं मेरे फैमिली के बारे में बता रहा हूँ। मैं तो वो भी नहीं हूँ, कम्युनिस्ट भी नहीं हूँ। कम्युनिस्ट भी नहीं है, अच्छा। तो एथिस्ट भी नहीं है, थीस्ट भी नहीं है, क्या है? ये तो एक अजीब व गरीब पैकेज हमें मिला है आज। सर ये जो है वो कुछ टेक्नोलॉजी में फिक्स ना करें। नहीं नहीं, अब टर्मिनोलॉजी नहीं फ्री है ये, सोच है। कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू बिलीव इन। अच्छा, रिगार्डिंग गॉड व्हाट इज योर फेथ? सर गॉड एकदम से उस कॉन्सेप्ट पे जाना सही नहीं लगता है मुझको। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, हमारे सामने कायनात है, ठीक है, और नहीं, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, हम नहीं जान सकते हैं। सामने इतना ठीक, ठीक है। बड़ा चीज है। गॉड के ताल्लुक से व्हाट डू यू थिंक के ही एग्जिस्ट और ही डजंट एग्जिस्ट? आई थिंक इट्स रबिश रबिश कॉन्सेप्ट। आई इट्स थिंक द यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अ रबिश कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना, राइट? या अब बुरा मत मानिए, ये फ्री नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, बुरा हम बुरा नहीं मानते भैया, हम तो बुरा मनाते हैं। हम सामने वाले को सिर्फ बुरा मनवा मेरा देते हैं, बुरा नहीं मानते, हम कभी बुरा नहीं मानते। तो आप कह या, रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अ रबिश कॉन्सेप्ट, तो इट मींस कि आप गॉड में बिलीव नहीं करते, वरना इसको रबिश कॉन्सेप्ट ना कहते। हम्म, सिंपल सी अब बात है भाई। आप ऐसे सोच लीजिए, मेरे से मत कहवाइए नहीं नहीं, हम आपसे ही कहलवाएंगे, मैं क्यों सोचूं गलत बात जिसका मुझे ना। सही से पता ना आगे हो। जाके अगर कोई आपको चीज रबिश है, फ्रेंड से, इमेजिन मेरे कोई चीज फ्रेंड से अगर बात आपके होते नजदीक फ्रेंड। रबिश है, व्हाई वुड यू बिलीव इट टू बी ट्रू? नहीं सर, मैं इसलिए रबिश कहता हूँ कि वो है कि नहीं, वो बगल में रखिए पहले। ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, आपके सामने मौजूद है। वो हाँ, तो है, इतना उससे सारा। कोई इंकार नहीं कर रहा है, बात उसकी नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जो सामने हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, डू वी बिलीव दैट ही एग्जिस्ट और ही डजंट? सिंपल सी इसलिए बात। रबिश कह रहा हूँ, जो हम्म सामने है, जो दिख रहा है, जो उसमें उसका जो बहुत अच्छी मौजूदगी बात है, है। वो बहुत अच्छी बात है कि आप रबिश कह रहे हैं, रबिश तो कह रहे हैं ना। यू आर कॉलिंग इट ए रबिश कॉन्सेप्ट, राइट? या या ओके, डू यू बिलीव इन अ रबिश कॉन्सेप्ट? सर इस चीज छोड़ दीजिए आप। नहीं, अब क्यों हम छोड़ा है? एक यही तो मेन चीज है, नहीं छोड़ सकते। इसी को क्यों पकड़ना है, इसी क्यों को पकड़ना है। डू यू बिलीव इन ए रबिश कॉन्सेप्ट? हाउ कुड वन बिलीव इन रबिश काउंसिल? एग्जैक्टली, सो से विद प्राइड कि भाई आई डोंट तो बिलीव इन द ये रबिश चीज कॉन्सेप्ट, मैंने पहले आई ही डोंट बोल बिलीव दिया इन था गॉड। आपको। इस चीज पे कोई भी इंफ्लुएंस मत निकालिए। आप नहीं मेरे से नहीं नहीं क्या नहीं, हुआ तो कि आपको विद आप प्राइड बोलना इंफ्लुएंस मत चाहिए। यू निकालिए। शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप गॉड में बिलीव नहीं करते। इट्स नॉट आप अबाउट अब इवन घबरा क्यों प्राउड। रहे हैं? इट्स नॉट व्हाई इवन इट्स अबाउट नॉट प्राउड कमिंग आउट ऑफ योर माउथ? सर। नो, आप इसका ये साथ ही आप जब बात करेंगे इन्फ्लुएंस से पता चल जाएगा आपको, इसलिए मैं बार वो बार पता कह रहा चल था। गया, वो मुझे पता आप चल इस गया। मैं चीजों के आपके पीछे मुंह मत से वो पड़िए बात कहलवाना चाहता हूं जो आपके दिल ना। में है। वो भी जो मैं बोल दिया था, आप एक कॉर्नर Why पे are लेके you जाके जहां ashamed पर of expressing your faith? सिंपल सी बताइए, why are you ashamed of expressing your faith? व्हाट पे। जो भी आपका फेथ है कि गॉड में मुझे बिलीव नहीं करना, ये भी एक फेथ है ना। गॉड में वो बिलीव ना अशेम नहीं है करना इज अ क्योंकि फेथ। सर वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हजरत फॉर इनसे एग्जांपल, गुफ्तगू फिजूल है, ये बहसम बहसाई करते जाते हैं, चाहे तो 1 घंटा दे दो इनको। और जी, कम्युनिज्म मैं वो ये अपने कह आप रहे हैं को कि वी आर कैसे प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। मैं बचपन में क्रिकेट खेला या करता था, फास्ट बॉलर था, 2-4 लोगों की या नाक पे भी। एबीसीडी पढ़ रहा हूँ। तो मैं एक बच्चे से पूछा कि भाई एबीसीडी पढ़ो, ए बी कह दिया, फिर अरे डू यू बिलीव रियलिटी इन भाई, गॉड? आपसे मैंने सीधी सी दैट बात इज पूछी थी। रियलिटी वहां सुने, पर आपसे मैंने एक पूछी। अरे भैया नहीं, बात है वहां पर। देखिए सर बैक एक स्टेज कर कायनात देंगे है, फिर। इसके साथ ये सुनते नहीं है, बस बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। रियलिटी आपसे मैंने सिंपल सी बात पूछी थी कि चलो हम आपकी बात को मानते हुए एक 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 राह ले लेते हैं, एक रास्ता ले लेते हैं कि ये यूनिवर्स जो है वो हमेशा से है, इन्फिनिटी रिग्रेस सही है, तो हमारा वजूद कैसे हुआ? आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, पिछले हफ्ते से भाग रहे हैं इधर उधर। इसका जवाब दे दीजिए आज।
नहीं है इनके पास जवाब। चलें ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, मुझको बैक स्टेज लिया गया जैसा मैं समझ रहा था, तो फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिट रिग्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिट है, इन्फिनिट में हर चीज यानी एक्सप्रेस्ड है ना, इन्फिनिट होने दीजिए, उसमें क्या मुसीबत है? हाँ नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक हाँ है। जी, जब अगर आर्ग्यूमेंट इसी तरह होने दें कि हाँ भाई इसको इनफाइनाइट होने दो, इसमें क्या मसला है, तो फिर इस तरह डिबेट और गुफ्तगू नहीं होती। डिबेट होती सर है मेरा रैशनैलिटी की बुनियाद पर, इमोशंस की बुनियाद डेफिनेटली, पर नहीं होती है डिबेट। आपकी जो एक विकेट थॉट है उसकी बुनियाद पर नहीं होगी। सर मैं ये नहीं डिबेट कह रहा होगी हूँ, कि रैशनली क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज नहीं, डेफिनेटली मैं यही कह रहा था सर, क्या चीज फेलेशियस है, क्या चीज नहीं, उसकी बुनियाद पर बात होगी। डेफिनेटली मैं वही चीज मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। फॉर हम्म, एग्जाम्पल ये दुनिया है, ये कायनात है, इसका फाइनाइट इनफाइनाइट हम पता नहीं कर सकता है, ठीक नहीं है कर वो सकते हैं, कर सकते हैं ना। सर कैसे बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनाइट है, अगर इन्फिनिट होती तो हम मौजूद ना होते। सिंपल सी बात है, हम मौजूद हैं इसका मतलब ये फाइनाइट है। ऐसे कैसे इन्फरेंस निकाल सकते हैं आप? इन्फरेंस इनफाइनाइट आपको है जो है फॉर ना मेरा एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट समझ में भी नहीं आया। मैं इसीलिए ना कहता हूँ आया। कि मैं चूंकि फास्ट बॉलर था तो मैं हम्म, बाउंसर बहुत मारता था, तो बाज मरतबा सर के अच्छा। ऊपर से गुजरती थी, बाज मरतबा सीधे नाक पे। हाँ, ठीक है। तो ये या जो बाउंसर मैंने मारी है ये इसने नाक तोड़ दिया आपकी। ठीक है, कोई नहीं, फिर मैं हम्म, मलहम पट्टी करा लूंगा। बात ये ना ठीक, चले ठीक, सर, ठीक है, चाहे अब आप पट्टी कराने जाएं अगली मरतबा बात होगी, वरना डॉक्टर उठ चले जाएगा, रात बहुत हो चुकी। वंदे भारत एक्सप्रेस थे वाईदी साहब। इटरनल सोल। हमारे पास रावलपिंडी एक्सप्रेस है ना। जी भाई। जी इटरनल हेलो सोल साहब। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपके बाद, अच्छा ये रियलिटी को फारिग करें, आपके बाद इंजीनियर उमर अजीज हैं, अगर फिरका इंजीनियर से ताल्लुक है तो फिर लेंगे उनको। जी जी भाई, क्या जी नाम है जी। आपका? फौल साहब। और सर क्या हाल चाल? बढ़िया, बिल्कुल ठीक, नमस्कार। फरमाइए। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि लेट आने पर टाइम बहुत लगता है, नंबर ठीक आने में समय लगता है। अच्छा, जी तो लास्ट टाइम मैं आया था आपके पास, आई थिंक हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर ही था, कि मेरा जो कंसेप्ट था कि वही अहम ब्रह्मास्मि वाला, कि यू आर पार्ट ऑफ द गॉड। हाँ तो हाँ, उस आप पे वही मोरल कहें तो आप ये इमोशनल। कहते थे, उनसे रिइंकार्नेशन पर भी बात हुई थी, ऊपर ये कहा था कि वो गॉड, हम गॉड का हिस्सा हैं, सोल के ऊपर जी बात हुई जी थी। जी, जी 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 जी। मेन डिस्कशन था हमारा सोल और कंसेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, कि गॉड, हम गॉड का हिस्सा हैं। रिइंकार्नेशन के ऊपर स्टार्ट हुआ था, थोड़ी सी बात हुई थी। तो जो कंसेप्ट ऑफ गॉड था उसमें आर्गुमेंट था मेरा कि लिमिटलेस और बाउंड्री भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, पे हम थोड़ा सा अटक गए थे उधर जाके, क्योंकि मैं कह रहा था लिमिटलेस हो तो क्या प्रॉब्लम है। सो फॉरगेट दैट असाइड, कीप दैट पार्ट असाइड, बिकॉज उसमें आई डोंट थिंक देयर इज मच लेफ्ट उस कन्वर्सेशन में कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए है। रीइंकार्नेशन के कंसेप्ट को आई डोंट नो, अगर आपको एक्सप्लोर करना है और समझना है कुछ, क्योंकि उसमें कुछ आगे आई डोंट नो कोई कंक्लूसिव मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आर्गुमेंट स्टार्ट ही हुई थी, आपने पूछा था कि पुरानी मेमोरीज आपको याद है क्या, और फिर एक एग्जांपल डॉग वाला हुआ था, उसके बाद खत्म हो गया था। तो या तो वो कर सकते हैं, या फिर मेरे पास हेवन और हेल्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो आप बताइए, मैं रीइंकार्नेशन के ऊपर अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहते हैं तो आई कैन डिस्कस दैट, और नहीं तो फिर मैं हेवन और हेल्थ का भी पूछ सकता हूँ। आपकी चॉइस है। ठीक है, तो रीइंकार्नेशन के ऊपर ही मेरा जो पॉइंट था, कि पॉइंट मेरा सिंपल से यही था कि इसमें लॉजिकल फैलिसी आपको क्या लगती है, कि एक इंसान पैदा हुआ, मरा, फिर दोबारा पैदा हुआ, मरा, जब तक कि वो अपने इमोशन से डिटैच नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमें इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी नहीं लगती, हम तो खुद ही कहते हैं कि एक इंसान मरता है और जी, उसके बाद दोबारा पैदा होता है, हम तो खुद मानते हैं। वो तो वंस, आप वंस कहते हैं ना, साइकिल नहीं चला रहे आप। तो लेकिन ये जो वंश पैदा होता है, हाँ यानी एक मर्तबा पैदा होने में कोई जी, आपको आपत्ति तो नहीं है, एक मर्तबा पैदा हो सकता है। नहीं तो फिर नहीं, एक बार पैदा कैसे हो सकता है, मतलब डायरेक्ट भगवान ने पैदा ही इंसान की फॉर्म में कर दिया डायरेक्ट, हाँ, एक कोई मर्तबा लर्निंग नहीं। इंसान मरा और उसके बाद फिर इंसान दोबारा पैदा हो गया। नहीं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इसको पैदा हुआ वो आप इंसान कैसे, आप इंसान क्यों मान रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम पैदा होते ही इंसान बनेगा पहला। अच्छा, तो अब एवोल्यूशन पर आए, हम एवोल्यूशन पर बात करना चाहेंगे। मतलब रीइंकार्नेशन के ही इसमें आ गया ना ये, मतलब मेरा जो पॉइंट है कि एज पहली मर्तबा गॉड ने हाँ, इंसान को किस शक्ल में पैदा किया? किसी भी शक्ल में पैदा किया हो, कोई सिंगल सेल, डबल सेल, जिससे कि सीखना, पहले सीखे सर्वाइव करना। सेल ने वो क्या अच्छे काम किए कि जिसकी वजह से वो डबल सेल बना, उसके बाद फिर वो सिंगल सेल ने सिर्फ एक काम किया, बना।
सिंगल सेल ने सिर्फ एक काम किया जो सिंगल सेल को करना आना चाहिए, बस। हाउ डज सिंगल सेल सर्वाइव, उतना सीख लिया तो वो आगे चला गया। ठीक है। अच्छा, जब ये जो हमें जो काम करना आना चाहिए समय, हमें वही करना है या अच्छे बुरे में फर्क करना है, तो जाकर हम अच्छे इंसान बनेंगे अगले जन्म? जी बिल्कुल, अच्छे बुरे में फर्क करना है, जो तभी तो जितना ठीक है। हाँ जी। तो मसलन एस्ट्रोलोपैथिकस ने ऐसी कौन सी अच्छाई की होगी कि वो फिर आगे चलकर होमो इरेक्टस बन गया? नहीं, आप उसको इवोल्यूशन के आपने इसको बिल्कुल इवोल्यूशन से जोड़ दिया। देखिए आप मतलब लेके गए ना। नहीं, सिंगल सेल पे मैं तो हर एक को लेके जा रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि होमो सेपियंस इनको सिंगल सेल पे ही रखते हैं ना। हाँ, सिंगल सेल पर ही रखें। सिंगल सेल पर आप लेकर गए तो ये तो एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो गया। आपने रीइंकार्नेशन को एवोल्यूशन से मिला दिया। अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। क्या अभी इस वर्ल्ड में सिंगल सेल है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपके जिस्म में भी, मेरे जिस्म में भी। जी ये क्या जी 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 सेल सिंगल है, जैसे आप उसको दूसरे सेल से डिपेंड अलग डिटैच करेंगे वो सिंगल सेल है। हाँ, मतलब जो इवोल्यूशन के टाइम जो कंसेप्ट था सिंगल सेल का, वो अभी भी अवेलेबल है, सिंगल सेल है। अगर कोई पहले कोई मछली थी तो अभी भी है। डिफरेंट रीइंकार्नेशन और एवोल्यूशन को मिला रहे हैं। नहीं, मिला नहीं रहा हूँ मैं। आप मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई ये गलत कह रहे हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट उस वक्त था वो कॉन्सेप्ट आज भी है। ए बायोजेनेसिस की बात आती है जब सिंगल सेल के ऊपर, कि सिंगल सेल की एग्जिस्टेंस ए बायोजेनेसिस पे, दिस इज वेरी मच अनसाइंटिफिक। इसका कोई दलील नहीं। थोड़ा सा मैं इसको ऐड अप कर देता हूं। सिंगल सेल के ऊपर आ जाएं। आप फर्स्ट सेल थ्योरी बयान कर रहे हैं तो आप वहीं पे आ जाएं। आप पहले ए बायोजेनेसिस साबित कर दें। जी नहीं, ए बायोजेनेसिस छोड़िए। देखो ए बायोजेनेसिस, देखो अभी मेरे ख्याल से बात चूंकि रीइंकार्नेशन पर हो रही है, मैं आपसे सिंपली एक बात पूछता हूं कि एक जन्म में कोई भी जन्म हुआ, खुदा ने, गॉड ने किसी को सबसे पहले जो भी बनाया, आपने कहा जी सिंगल सेल, कुछ भी बनाया हुआ, कुछ भी सिंगल, मतलब मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता। अब बायोजेनेसिस सिंगल सेल कहता है तो मुझे लगा कि शायद वहीं से। कि आपको नहीं पता और हमें पता है कि खुदा ने इंसान को पहले इंसान ही बनाया, ठीक है, और उस इंसान को ये बताया कि कुछ अच्छे काम है, कुछ बुरे काम है, अच्छे काम करने, बुरे काम से बचना है। जब तुम मरोगे, मरना हर एक को है, उसके बाद तुम्हें दोबारा जन्म दिया जाएगा और तुम्हारी जो जिंदगी है उसके ऊपर फैसला किया जाएगा, पुरानी जिंदगी के ऊपर, कि तुमने अच्छे काम किए कि बुरे काम किए। ये कॉन्सेप्ट सिंपल, सीधा सादा है, हर एक आदमी को समझ में आता है, ठीक है। अब आप जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो देते हैं रीइंकार्नेशन का। हम उसमें सिंपल ये पूछते हैं कि भाई पिछले जन्म में आपने कौन से अच्छे काम किए थे जो आज आप एक अच्छे इंसान की शक्ल में हमसे बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं? जी मैं बताया तो था मैंने आपको। देखिए मैंने ये बताया था कि पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। आई लर्न सम थिंग्स एंड देन ये वाला जन्म हुआ। जैसे कि मान लो आप ये कहोगे कि एक बंदा क्या बोल सकते हैं, क्या मतलब? यानी आप कुछ ना कुछ सीख कर अगले जन्म में जाते हैं या अच्छे कर्म करके अगले जन्म में जाते हैं? अच्छा इंसान आप अगले जन्म में अच्छे कर्म की बुनियाद पर बनते हैं या आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज है उसकी बुनियाद पर बनते हैं? नहीं, अच्छा कर्म वरम तो कहां से, कोई कंसेप्ट वो हटा दीजिए। अच्छा कर्म और बुरा कर्म, अच्छे कर्मों की बुनियाद पर बड़ा रिलेटिव वर्ड है सर। अच्छा कर्म अब जो एक शेर अगर जानवर को खाएगा तो बुरा कर्म है कि अच्छा कर्म है? एग्जैक्टली, यही हमारा सवाल है। ये तो आपने हमारा सवाल हमसे ही कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा कर्म बुरा कर्म बड़ा रिलेटिव है। मैं ये कहता हूँ कि एक शेर इंसान वो इटर्नल सोल क्यों नहीं बना? आप ही क्यों बने? वो भी बनेगा कभी ना कभी फ्यूचर में जाके। नहीं मतलब वो क्या करेगा? आप आज बन गए, उसको भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो ये क्यों वो बनना चाहता है, अगले जन्म में बनना चाहता है, कुछ प्रोसेस तो बताएं उसका। नहीं, अगले जन्म में इंसान बन जाएगा डायरेक्ट, आप ये कह रहे हैं? मुझे आप कह रहे हैं नहीं तो मतलब आपका जो प्रोसेस था यहाँ तक पहुंचने का, शेर भी वही प्रोसेस पे चाहता है और अगले जन्म में वो इटर्नल सोल बनना चाहता है। एक गधा है, वो अगले जन्म में बनना चाहता है इंसान। अब मुझे बताएं कैसे बनेगा? नहीं, ये बनना चाहता है क्या मतलब? क्या कोई मैंने सोच रखा है कि मुझे कुछ बनना है अगले जन्म में? वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। That's the point I was trying to bring. जी, आप इस जन्म में जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली, वो बात अलग है, लेकिन आप अपने तौर से अपनी लाइफ को अगले जन्म में इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जी बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। जी किसी जानवर को बताना भी नहीं पड़ता। हम अपने अगले जन्म को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? अब एक ले मैन के सामने हम ये दो बातें रखते हैं कि भैया एक आदमी है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, वो अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, सारी चीजें रिलेटिव हैं, उसको अगले जन्म में वही होना है जो एक नेचुरल प्रोसेस चला जा रहा है, ना कोई सजा है, ना कोई
पनिशमेंट है, ना कोई रिवॉर्ड है। हमारे यहाँ क्या है कि आपको एक क्लियर रास्ता बता दिया गया, अगले जन्म में आप एक किसान हो कि एक साइंटिस्ट हो, एक डॉक्टर हो कि एक स्कॉलर हो, आप अगले जन्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। बताइए कौन सा रास्ता ज्यादा सही है, कौन सा? मैं बताता हूँ, रास्ता तो छोड़िए, मुझे पहले मेरी बात समझिए। आपने इस कंसेप्ट से, जो आपने कंसेप्ट बोला है, इसने आज से आपने 99.99% ऑफ सोल्स जो है वर्ल्ड के अंदर, उनको धक्का मार के साइड में कर दिया। कोई हाथी, घोड़ा, इंसेक्ट सब बेकार है। मुझे एक बात बता दीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन है, आपको तो पता नहीं कि आप पिछले जन्म में क्या थे, और आपको ये भी पता नहीं कि आप अगले जन्म में क्या होंगे, तो इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है? नहीं, बस इतना ही पता है कि अगले जन्म, ये पिछले जन्म में इससे बेटर तो नहीं था, और अगले जन्म में इससे बेटर ही होऊंगा, बस इतना पता है। इनकार्नेशन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? नहीं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो सर किसी भी चीज का कुछ नहीं है ना, इसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता अगर तो बात ही खत्म हो जाती है ना उसके बाद। कह दिया इसलिए हम मान लें? नहीं, तो फिर आप एक काम कर लीजिए ना सर, थोड़ा बहुत जो इसके बारे में रिसर्च हो रखी है उस पर चले जाइए। देखिए एक प्रॉब्लम है, इनकार्नेशन को सपोर्ट करने के लिए आप आए हो, मुझे बताओ कि आपको इनकार्नेशन होता है? देखो, रिसर्च तो इसके ऊपर हो रखी है, रिसर्च के में बच्चों के ऊपर रिसर्च भी की गई है इसके। मुझे बताएं इनकार्नेशन होता है ये कैसे पता चला आपको? देखिए भाई, टेस्टिमनी, सिर्फ बच्चों की टेस्टिमनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है लोगों के पास। सिर्फ टेस्टिमनी है? किसकी? यस, बच्चों की। बच्चों वो भी भाई उसको ऑलरेडी डिबंक कर दिया गया है, डिस्कस कर चुके। नहीं, डिबंक का हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डिबंक उसमें। कुछ आप जब टेस्टिमनी को मान ही नहीं सकते बच्चे की, तो डिबंक क्या करोगे उसमें? भाई अच्छा, पूरी रिसर्च अमेरिकन जी वो बच्चे की क्या टेस्टिमनी है, जरा बताएं। नहीं, बच्चों की टेस्टिमनी है जो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे हैं, उस टाइम पे वो बोलते हैं कि अगर एक्सीडेंटल, में जल्दी से बता दूंगा क्योंकि इसमें बहुत डिस्कस पहले कर चुका हूँ किसी और स्ट्रीम में, कि 2 साल से 6 साल के बच्चे हैं जो पिछले जन्म में एक्सीडेंटल डेथ में मरे हैं, एक्सीडेंटल डेथ में, नॉट अ नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल, जिसमें वो दे वर नॉट अवेयर। Some of them have the memory of their past lives, not exactly everything, but they know some of the things. And after the age of 6 years, they simply vanish. The memory simply vanishes. इस तरह के बच्चे हैं, सब मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। जी जी जी। इस तरह के बच्चों की ये टेस्टिमनी या इस जैसी कोई टेस्टिमनी आप कोर्ट ऑफ लॉ में जरा एक्सेप्ट करा दें मुझे। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आपसे इस बात को कि टेस्टिमनी बच्चों की, उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा क्या सबूत है? कहाँ से सबूत लेके आएंगे सर? दोनों का सबूत कहाँ से लेके आएंगे? हेवन एंड हेल का और टेस्टिमनी बच्चों की, मतलब ये रीइंकार्नेशन। हमारे पास तो सबूतों की लाइन लगी हुई है। हम तो कहते हैं कि सुनिए, हमारे पास, चाहे आप उसको ना माने, हम ये कहते हैं वो भी टेस्टिमनी है ना सर, वो भी टेस्टिमनी है। सुन लीजिए, वो टेस्टिमनी अडल्ट, बच्चों अडल्ट की टेस्टिमनी, बच्चों की टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट नहीं होती है, बड़ों की टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट होती है। ठीक है, आपने खुद ही मान लिया उसकी बच्चों की टेस्टिमनी पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो फिर how in the world you believe in the concept of reincarnation? देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, बच्चा वैसे एक नहीं है, 2500 बच्चे हैं, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज 2500 बच्चों में से सबकी टेस्टिमनी इकट्ठे भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट करवा नहीं। कोर्ट ऑफ लॉ को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? हम बात कुछ और कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में जा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिमनी है वो कॉमन सेंसिकल है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो टेस्टिफायर है, जो विटनेस है, वो मुकम्मल अपने होशो हवास में कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्लस वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो कोर्ट में बात। एक बात बताइए, अगर बच्चा छोटा है, हो सकता है ट्रस्टवर्दी हो, लेकिन वो अपने होशो हवास में नहीं है, इसीलिए उसकी टेस्टिमनी नहीं मानी जाती। तो एक सिंपल अगर बच्चों की टेस्टिमनी नहीं मानी जाती, तो इतने बड़े मसले में आपने कहा जी 2005 बच्चे हैं या 50 जितने भी बच्चे हैं उनकी टेस्टिमनी मान लें हम, और आप खुद ही कह रहे हैं कि वो रिलायबल नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उस एक इंच प्रॉफिट मोहम्मद वाले की जो, सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सुन ही नहीं रहे सर। प्रॉफिट मोहम्मद वाले सल्लम की टेस्टिमनी भी कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, आज की तारीख में एक्सेप्टेबल होती तो अब तक ये कि वो आज नहीं है तो कहां से उनकी टेस्टिमनी दे। लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानता हूं और मेरी टेस्टिमनी कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल है। चलिए ठीक है। आई थिंक दिस इसका जवाब दे, डिबंक करे, मेरी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल है क्या नहीं? नहीं, टेस्टिमनी आपकी रिलीजन के एतबार से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। रिलीजन के एतबार से नहीं, मैं अगर कोई टेस्टिफाई करूं तो मेरी टेस्टिमनी एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं? नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम और द रिलीजन। ये कैसे कह दिया नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम? अरे जैसे कि आप ये नहीं देखिए, किसी भी रिलीजन की टेस्टिमनी को ये कैसे कह दिया आपने कि नॉट इन द फेवर ऑफ इस्लाम?
सर एक बात समझिए, किसी भी, मैं बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना आपको, सुन तो लीजिए सर। किसी भी टेस्टिमनी इन द फेवर इस्लाम एक्सेप्टेबल नहीं होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। किसी भी बता रहा हूँ ना सर, किसी भी, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, किसी भी किताब की में लिखी हुई बात की टेस्टिमनी, चाहे वो वेदास हो और चाहे वो कुरान हो, चाहे मैं बोलूं और चाहे आप बोलें, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इस बात को छोड़ दीजिए, इस पर कोई मतलब नहीं है। न सिर्फ ये कि टेस्टिमनी एक्सेप्ट करता है, बल्कि कुरान कोट करता है। आपकी इंडियन कोर्ट ने अभी एक बहन भाई के केस के में बहन को मीरास का हक दिलाया है कुरान की आयतें कोट करके। सर वो आप इस्लामिक वो इसलिए आप बोल रहे हैं, जैसे मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप, वो टेस्टिमनी नहीं, अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो जो ट्रेडिशन जो देखिए, जैसे कि हिंदू धर्म सीधी सीधी बात है, मैं खुलासा बताता हूँ आपकी बात की। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बात को रीइंकार्नेशन के ताल्लुक से इसलिए एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और मैं होल्ड ऑन, मैंने पहले ही मना कर दिया, हमें आगे भी बढ़ना है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000 बच्चों ने टेस्टिफाई किया है और 2000 बच्चे काबिल एतमाद नहीं है, इसके बावजूद मेरी बात मानो। ये आपकी पूरी बात का नहीं, आई एम ट्राइंग टू, नो सर, आई एम नॉट सेइंग दैट, I'm not saying that. मैं ये कह रहा हूँ, we are discussing the possibility. We are not saying this is concrete तो कुछ भी नहीं है सर। अब आप रीइंकार्नेशन की पॉसिबिलिटी पर आ गए। पहले आप कह रहे थे रीइंकार्नेशन हुआ है, सिंगल सेल से यहाँ तक पहुंच गए थे आप। अब आप पॉसिबिलिटी सर, दो पार्टीज डिस्कस कर रही हैं, आप तो मना कर रहे हैं ना, बिल्कुल। क्या आपको जरा सा भी शक है? आप जरा सा मान रहे हैं? आपके एविडेंस को हमने अपने लैब में रखा और पाया कि ये भी कोविड पॉजिटिव है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब इसको छोड़ दीजिए। अब अगले बंदे सुन ले, अगले बंदे को अगली बार तो आइएगा कि ये जो अक्सर बेशतर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत पहले, एक साइंटिस्ट तो मैं उनको नहीं कहूंगा, उन्होंने एक रिसर्च की थी, उनका नाम था डॉक्टर आयन स्टीवनसन। उनकी ये एक रिपोर्ट लाते हैं कि उनने कुछ बच्चों पे जो है ना वो स्टडी किया था, उनकी पास्ट मेमोरी से और रीइंकार्नेशन को साबित किया था। लिटरली उस इंसान को इतनी बार डिबंक कर दिया गया है, उस पे किताबों की किताबें और रिसर्च पेपर्स लिख दिए गए हैं कि किस तरीके से उस बंदे में कंफर्मेशन बायस था, उसका जो सैंपल साइज था वो जो था वो रैंडम नहीं था, वो सिलेक्टेड लोगों से लेता था, और उसके अलावा जितने भी वो केसेस लेता था उसमें ये पाया गया कि जहां पे उसके पॉइंट्स को वो प्रूव नहीं होते थे, वो सैंपल को छोड़ देता था, और जिससे वो प्रूव हो पाते थे उसको वो ले लेता था। तो काइंडली उस स्टडी को तो मेरे सामने आप लाए ना, उस पर अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे, इट इज टोटली डिबंक। डॉक्टर आयन स्टीवनसन का जो काम है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, तो उसको जो है ना आप वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। ये हो गई ये बात। दूसरा मुझसे जो सबसे बड़ी बात मैं इस पे मैं खत्म करूंगा कि जो अभी मैं एग्री करता हूँ सर, बात कर रहे थे, मैं तौहीद की बात से, इस बात से बिल्कुल एग्री करता। बात तो सुने, आप बात बोलने देते हैं। देखें, खामोश रहें, मेरी पीडीएफ शो हो रही है, अगर मैं पीडीएफ शो कर दूंगा तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस चलने दीजिए, हजरत ने तो रियायत कर दी आपके लिए, आपको जाने दे रहे हैं। एक्नॉलेज भाई अपनी बात पूरी करें। जी, मैं बस ये कह रहा था कि एक डिलेमा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारे इटर्नल भाई हमेशा, कि एनिमल्स के साथ क्या होगा ये सब। मैं ये कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा मॉरल डिलेमा जो रीइंकार्नेशन के इशू पर है, रीइंकार्नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया गया था प्रॉब्लम ऑफ इविल को सॉल्व करने के लिए, कोशिश की गई थी। द इशू इज कि इनका मानना, यानी जितने भी लोग रीइंकार्नेशन में मानते हैं, वो कहते हैं इस जन्म में अगर किसी के साथ बुरा होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसने पिछले अपने जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। अब मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि हिटलर ने अगर छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया, उनको गैस चेंबर में जो है वो मारा, तो आपके वर्ल्ड व्यू के नजदीक दे डिजर्व्ड इट। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मॉरल डिलेमा मेरे नजदीक, कि जो रीइंकार्नेशन पे सवाल उठाता है। जी मुसा, जबरदस्त। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर को लेते हैं, इनसे पूछते हैं, अगर ये उनके फॉलोवर्स में होंगे तो ठीक, नहीं तो फिर अभी नॉन मुस्लिम को लेंगे। जी भाई। जी उमर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब सुनाए, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप फिरका इंजीनियर से ताल्लुक रखते हैं? नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ इंजीनियर का। अच्छा, तो फिरका इंजीनियर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। नहीं, मुकम्मल हो गई। अब आप स्टूडेंट के हैं या मुकल्लिद के हैं, वो दोनों बराबर ही है जी। आगे बढ़ें। नहीं, मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं सिर्फ उस बात से नहीं इत्तेफाक करता हूँ जो कुरान और हदीस में है। जी ठीक है, उनकी कौन सी बात कुरान और हदीस में है और आपको ऐसा लगता है कि वो बात कुरान और हदीस में नहीं है, और चलें ये इस तरह ले लें, उनकी कौन सी बात से आप इत्तेफाक नहीं करते हैं? उनकी अक्सर बहुत सी बातें, जिस तरह ये सेकुलरिज्म हो गया, या वो इमरान खान पे बात करते हैं, या इस तरह की और जो बहुत सी बातें हैं।
यानी पॉलिटिकल बातों से आपको उनकी इत्तेफाक नहीं है। आप चूंकि इमरान खान की पार्टी से आते हैं तो इसलिए आपको इमरान खान के ताल्लुक से उनकी बात कहीं भी पसंद नहीं है। ठीक नहीं, मैं इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तो इमरान खान के खिलाफ जो उसने बातें की हैं वो आप उनसे इत्तेफाक करते हैं कि इख्तिलाफ करते हैं? मैं मानता हूँ कि जो जो उन्होंने बात की है वो बात ठीक है, इमरान खान में वो खराबियां हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस खुलासा क्या निकला? खुलासा ही निकला कि पॉलिटिकल बातों पर आपको उनसे इख्तिलाफ है। जी, कह जी। सकते हैं। अब दीनी बातों में कौन सी ऐसी बात है कि जिनसे आपको उनसे इख्तिलाफ है दीनी बातों में? दीनी बातों में तो इस वक्त मुझे कोई चैट के अंदर बता दें। चैट के अंदर ब्लेस्फेमी हो। एक मिनट इंजीनियर भाई, एक मिनट। चैट के अंदर ब्लेस्फेमी हो रही है, मॉडरेटर नहीं आते भाई, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, कंटिन्यू कर। मुझे जी जी नहीं, मैं शुरुआत यहाँ से करेंगे चूंकि आपने ये कहा कि नहीं हमें तो बहुत सी बातों से उनसे इख्तिलाफ है, तो दीनी बातों में आपको उनसे कहाँ इख्तिलाफ है वो बताइए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। नहीं भाई, ये आप बताएंगे, आपका दावा है कि आपको इख्तिलाफ है, तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ इख्तिलाफ है। जिस तरह वो कहते हैं कि जिस तरह गुस्ल में वो कहते हैं कि बाद में अगर पाँव जो धोने हैं ना, हज़रत से साबित है कि उन्होंने एंड पे पाँव धोए हैं, तो वो कहते हैं कि वो अगर पाँव मतलब धो लें तो अफजल है। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि उस वक्त जो मतलब था कि पाँव गंदे हो जाते थे इसलिए हज़रत धोते थे। अभी तो और सिस्टम, अभी तो बाथ हैं, वॉशरूम है, साफ हैं, इनमें अगर ना धोए जाए तो ठीक है। नहीं इस तरह की मतलब छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं। इन छोटी छोटी बातों में आपको इंजीनियर साहब से इख्तिलाफ है। इंजीनियर साहब कहते हैं कि गुस्ल में पाँव धोने जरूरी हैं, वो कहते हैं अफजल है। मैं कहता हूँ ये होना ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, यानी आपको इस इख्तिलाफ है कि पाँव अगर धो लिए तो पानी वेस्ट हुआ, इसराफ हो गया। ये नहीं, पानी वेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ धोने चाहिए भाई, क्योंकि उस वक्त तो ये था ना, क्योंकि वो बताते हैं साथ में कि उस वक्त मट्टी होती थी नीचे, तो जिसकी वजह से पाँव गंदे हो जाते थे। ठीक, बात तो अफजलियत की हो रही ना। अगर पाँव गंदे हो गए और आपको पता है कि पाँव गंदे हैं तब तो धोना जरूरी है, फर्ज हो गया, वरना गुस्ल ही नहीं होगा। लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ अब अगर बात अफजलियत की हो रही है कि वहां मट्टी नहीं है, अब पाँव धोना अफजल है कि अफजल नहीं है? मैं कह रहा हूँ वो काम करना ही नहीं चाहिए, जो मतलब है कि उस वक्त एक मजबूरी थी, एक मजबूरी इसलिए थी कि ये शक था कि भाई पाँव खराब ना हो जाए, और अगर आपको यकीन हो पाँव खराब है तो आपके लिए धोना फर्ज है। जी बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या है, एक नॉर्मल वॉशरूम के अंदर आप गुस्ल खाने में नहा रहे हैं, तो धोना अफजल है कि अफजल नहीं है? मेरा ये मानना है अफजलियत की बात हो रही, सिर्फ अफजलियत की। किसी के नजदीक अफजल है, किसी के नजदीक नहीं। आपके नजदीक भाई, आपके नजदीक अफजल है? नहीं, मैं कोई जमात को लेके नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ अपनी इस्लाह के लिए आया हूँ। आपके मैं बिल्कुल समझ गया, आपने चूंकि तारुफ एक खास शख्सियत, एक खास फिरके के इमाम के हवाले से कराया है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम तो इसी मौजूद पर बात करेंगे। मैं आपको बात क्लियर करता हूँ कि सबसे पहली बात की जो फिरका है ना, तो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि ऐ मोमिनो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बातें हमें बताने की कतन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हमारा इम्तियाज, मेरे भाई सुन लीजिए, हमारा इम्तियाज गुज़िश्ता 3 सालों की आप स्ट्रीम उठाकर देख लें, यही है कि हम फिरका वारियत के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ये ठीक, बात है, ये आपको भी पता है और सब यहाँ आपके इमाम साहब को भी पता है, सबको पता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि फिरकों पर जो बात करेगा, ठीक है, फिरकों पर, फिरका 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 फिरका, और उसके ये कहेगा कि भाई मेरे एक स्टूडेंट्स हैं, उसके एक खास मेथोडोलॉजी डेवलप हो जाएगी, उसकी एक खास फिक्र होगी, ठीक है, तो क्या ये खुद एक फिरका नहीं हो गया? लेकिन मैंने देखा है कि उनकी जो भी आप कह रहे हैं कि एक अपनी फिक्र होगी, वो फिक्र जो है वो किसी ना किसी फिरके से मिलती है। किनकी? अभी ये हजरत इंजीनियर साहब की, इंजीनियर साहब की फिक्र किसी न किसी फिरके से मिलती है, ठीक है। तो मसलन उनकी इस मसले में, मसला ए में उनकी फिक्र मिली सलफी हजरात से, मसला बी में उनकी फिक्र मिली बरेलवी हजरात से, और सी में मिली उनकी फिक्र देवबंदी हजरात से। तो ये जो खिचड़ी बनी है, फिरका खिचड़िया, या फिरका हो गया कि नहीं? ये फिरका नहीं है, ये है कुरान और हदीस। नहीं, कुरान और हदीस ये फिरका इसलिए हो गया चूंकि इसके पीछे कोई उसूल नहीं है। अब मुझे आप चूंकि कुरान और हदीस के हवाले दे रहे हैं, मुझे एक बात बताएं, किसी भी हदीस को सही मानने, अगर 2 हदीस में इख्तलाफ हो जाए, 2 हदीस में तारुज हो जाए, किसी एक हदीस को दूसरी हदीस पर तरजीह देने के आपके यहाँ क्या उसूल है आपके फिरके में? सर
मेरे फिरक में तो कोई असूल की बात नहीं है, मैं वही चीजों को लेके चाह रहा हूँ जो मुहद्दिसीन ने बताए हैं, जो उन्होंने नहीं, वो क्या बताए हैं? 2 हदीस